हेलो एवरीबॉडी। तो चलो आज हम लोग क्लास स्टार्ट कर देते हैं। मैं माफ़ी मांगती हूँ तुम सबसे कि मैंने लेट कर दिया, क्योंकि मेरी लैपटॉप ख़राब थी। लैपटॉप से मुझे कुछ चीज़ें एक्सटर्नली पढ़ानी है तुम लोगों को, इसीलिए मैं लैपटॉप का वेट कर रही थी। ठीक है, ओके, ज़्यादा बात नहीं करेंगे, चलो जल्दी से कंप्लीट करते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स कर देती हूँ, जैसे कि नोट्स कहाँ मिलेगा। नोट्स टेलीग्राम में मिलेगा। ठीक है, नोट्स टेलीग्राम में मिलेगा। मेरा ही हैंड रिटन नोट्स है, टेलीग्राम में मिलेगा और वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मेरा जो चैनल है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तुम्हें वहाँ से मिल जाएगा। ओके ओके, चलो बायोटेक के बारे में बात करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी लिखते हैं इसको जनरली, है ना, इसको बायोटेक्नोलॉजी लिखा जाता है। तो बायोटेक्नोलॉजी होता क्या है? ह्यूमंस अपने फ़ायदे के लिए जब किसी जीन से, या मैं कह सकती हूँ किसी सेल से जब वो खेलता है या उसमें मॉडिफिकेशन लाता है, ठीक है, क्या लाता है? मॉडिफिकेशन लाता है। यानी कि जब वो एक जीएमओ बनाता है, जीएमओ का मतलब क्या है? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। तो जब वो कोई जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को बना रहा है, तब हम उसे क्या कह सकते हैं? हम उसे कह सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी। यानी कि बायोटेक्नोलॉजी का मूल मकसद क्या है? वो बायोटेक्नोलॉजी का मूल मकसद है कि मैं जीएमओ बनाऊँ। क्या बनाऊँ? जीएमओ बनाऊँ मैं। ठीक है, ओके। अब देखो मैं बायोटेक्नोलॉजी एक्सप्लेन करती हूँ तुम लोग को। बायोटेक्नोलॉजी जनरली लिखा क्या होता है? डील्स विद द टेक्निक्स ऑफ यूजिंग लाइव ऑर्गेनिजम्स एंजाइम्स फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस यूजफुल टू ह्यूमंस। यानी कि जो ह्यूमंस के लिए यूजफुल है, जो ह्यूमंस के लिए अच्छा है, जो ह्यूमंस के लिए मोस्ट यूजफुल है, उन्हीं चीज़ों को यूज़ करके, टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, बायोलॉजी को यूज़ करने को बायोटेक्नोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी पे आते हैं। एक है ट्रेडिशनल, एक है मॉडर्न। ट्रेडिशनल में कौन आता है? जो नेचुरली बनाया जाता है, जैसे सिट्रिक एसिड, कर्ड, ब्रेड, वाइन, ये सब घर पे बनते हैं, घरेलू काम है ना। मम्मी भी बना सकती है ना, मॉम बना सकती है। मॉम जो चीज़ बना सकती है, मॉम पुराने दिनों की है। मॉम जो चीज़ बना सकती है वो क्या है? पुराने दिनों की है। यानी कि ये ब्रेड बनाना, कर्ड बनाना, वाइन बनाना, ये सब क्या हो गया? ये मेरी मॉम की चीज़ हो गई, यानी कि ये क्या हो गई? एंशेंट हो गई। ठीक है, मॉडर्न क्या है? मॉडर्न है बेस्ड ऑन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पे वो चीज़ डिपेंड करती है, जैसे जीनोम चेंज, जैसे कि जीन प्रोडक्शन की अगर मैं बात करूँ तो जीन प्रोडक्शन, फिर इंसुलिन, फिर टेस्ट ट्यूब बेबी। ठीक है, ये सब चीज़ें। ओके ओके। ईएफबी यानी कि यूरोपियन फेडरेशन बॉडी ने हमें एक बात बोली थी, यानी कि हमें एक डेफिनेशन दिया था। ठीक है, क्या बोला था उन्होंने जनरली तो हम लोग को बोला था कि ट्रेडिशनल और मॉडर्न को मिला के जो व्यू हमारे पास आता है वही है बायोटेक्नोलॉजी। पर फिर भी उनका डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में मार्क कर लेना। इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंसेज एंड ऑर्गेनिजम्स, सेल्स, पार्ट्स, थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूलर एनालॉग्स फॉर द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। यानी कि उनका बात ये था, मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी को निकाल के तुम्हारे पास जो भी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आ रहे हैं, यही प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज क्या है? यही प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज तुम्हारे टेक्नोलॉजी का पार्ट है, यानी कि टेक्नोलॉजी का रिजल्ट है। यही तुम्हें चाहिए, इसीलिए बायोटेक्नोलॉजी आई है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग इज पॉल बर्ग। जेनेटिक इंजीनियरिंग को मैंने यहाँ पे क्यों घुसाया? क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग इज इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर। ठीक है, इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर। ओके, प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक में दो प्रोसेसेस आते हैं, एक होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग, एक होता है बायो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग का एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ मैं। ठीक है, देखो पहले तो बता देती हूँ यहाँ पे 3 पॉइंट्स क्या क्या याद रखने हैं। ये पैराग्राफ जैसे रहेगा एनसीईआरटी पर तुम्हें पढ़ना है पॉइंट वाइज। ठीक है, क्योंकि अगर तुम बोर्ड्स के स्टूडेंट हो तुम्हें पॉइंट वाइज लिखने को भी एडवांटेज है। क्या है? ऑल्टरनेट द केमिस्ट्री ऑफ द जेनेटिक मटेरियल डीएनए एंड आरएनए टू इंट्रोड्यूस इनटू द होस्ट एंड चेंज द फेनोटाइप ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अब इसका एग्जाम्पल देने के लिए मैं एक एक्स्ट्रा पेज लेती हूँ। ठीक है, एक एक्स्ट्रा पेज ले रही हूँ यहाँ पे। ओके, सो जो ये है खुशी, ठीक है, खुशी एक नीट एस्पिरेंट है। खुशी एक नीट एस्पिरेंट है एंड शी इज़ अ वेरी गुड स्टूडेंट। वो बहुत अच्छी स्टूडेंट है। ओके, शी इज़ अ वेरी वेरी नाइस स्टूडेंट। और इधर है कुशाल। कुशाल है, हाँ, कुशाल क्या है? कुशाल इज़ वेरी बैड स्टूडेंट। वो बिल्कुल पढ़ाई नहीं करता है, उसका नीट है 6th मंथ पे, पर फिर भी वो पढ़ाई नहीं कर रहा है। ओके, और इधर है कुशाल की मम्मी। ठीक है, कुशाल की मम्मी है इधर। ठीक है,
उसकी मम्मी उसको हमेशा प्रेशराइज करती है कि कुशाल बेटा तू पढ़ाई कर ले, ठीक है, कुशाल बेटा तू पढ़ाई कर ले। ऐसा तो होता ही रहता है ना, हमारे सराउंडिंग्स में तो ये चीज़ कॉमन है, ये सराउंडिंग ही कॉमन है ना। चलो अब देखो क्या हो रहा है। अब खुशी की जो जीन है ना, ये बहुत वेरी गुड सिंसियर वाली जीन है। अब देखो खुशी तो सिंसियर है ना, खुशी इज सिंसियर, तो उसकी एक सिंसियरिटी की जीन है ना, उसकी सिंसियरिटी की जीन है, वरना वो सिंसियर नहीं होती। अब कुशाल की मम्मी को खुशी की ये सिंसियरिटी वाली जीन कुशाल के अंदर चाहिए। क्या चाहिए उसकी मम्मी को? अच्छे से देखो, उसकी मम्मी को ये सिंसियरिटी वाली जीन, ये सिंसियरिटी वाली जीन कुशाल के अंदर चाहिए, ठीक है। तो किसी की तो मदद की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि खुशी और कुशाल ऐसे वैसे तो नहीं मिलेंगे, दोनों तो एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। तब हमारे बीच में आता है एक ऐसा इंसान जो इन दोनों का मिलन करवाता है, दूसरे सेंस में नहीं लेना, अपने ही सेंस में लेना, ठीक है। ये मिलन होता है रवि। कौन? रवि। अच्छा, रवि क्या करेगा? देखो, रवि खुशी की ये सिंसियरिटी वाली जो जीन है ना, वो खुशी की ये जो सिंसियरिटी वाली जीन है, रवि इसको क्या करेगा? अपने अंदर घुसाएगा, अपने अंदर घुसा के वो कुशाल को देगा। अब कुशाल भी क्या हुआ? वेरी सिंसियर बन गया। क्या हो गया? वेरी सिंसियर बन गया, ठीक है। समझ गए? अब मैं समझाती हूँ। कुशाल यहाँ पे एक होस्ट था, खुशी यहाँ पे एक क्लासमेट थी, और रवि यहाँ पे एक वेक्टर था, ठीक है। अभी पता चल जाएगा, अभी कुछ देर में पता चल जाएगा क्या हो रहा है, ठीक है। मैं पिछले वाले पेज पे आती हूँ। अब यहाँ ये वाली चीज़ ध्यान से पढ़ो। ऑल्टर द केमिस्ट्री एंड द डीएनए मटेरियल ऑफ द डीएनए आरएनए। यहाँ पे क्या कहा गया था? जेनेटिक मटेरियल और डीएनए आरएनए की केमिस्ट्री को चेंज करना है। हमने चेंज किया। हमने क्या किया? हमने कुशाल के अंदर खुशी की जीन लाने की कोशिश की। वो जीन इंट्रोड्यूस करना है होस्ट तक, जो किसने किया? वेक्टर ने किया, यानी कि रवि ने किया, ठीक है। एंड चेंज द फेनोटाइप ऑफ द ऑर्गेनिज्म, यानी कि कुशाल क्या सिंसियर बन गया ना, कुशाल तो सिंसियर बच्चा बन गया ना, तो कुशाल सिंसियर बन गया। यही थी जेनेटिक इंजीनियरिंग, है ना। अब बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग क्या होती है? इसकी सबसे बड़ी कंडीशन होती है कि स्टेरिलिटी मेंटेन करनी पड़ेगी। क्या? स्टेरिलिटी मेंटेन करनी पड़ेगी, ठीक है। यानी कि मेंटेन द स्टेराइल कंडीशन। पहला ही कंसेप्ट है कि स्टेराइल कंडीशन तुमको मेंटेन करना पड़ेगा। फिर क्या है? एनेबल द ग्रोथ ऑफ डिजायर्ड जीन। किसी भी डिजायर्ड जीन की ग्रोथ करवानी पड़ेगी। यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारा जो जीन है, या तुम्हारा जो जीन है वो ऐसे वैसे ग्रो नहीं कर रहा, उसके साथ क्या हो रहा है देखो, ये भी यहीं पे समझा देती हूँ। आप सोचो, मेरे पास एक काऊ है, मेरे पास एक डोंकी है, ठीक है। मैंने ये एग्जाम्पल शायद दे के भी रखा है नोट्स में, ठीक है, फिर भी मैं समझा रही हूँ। काऊ और डोंकी के अंदर, काऊ के अंदर बहुत अच्छी दूध देने की क्षमता है, और डोंकी के अंदर फास्ट रनिंग की क्षमता है। मैं जस्ट बोल रही हूँ, हाँ, इमेजिन करो, इसको ओरिजिनली मत लेना, हाँ। पर एक डिसएडवांटेज भी है, ठीक है। काऊ बहुत लेजी है और डोंकी बहुत चिल्लाती है, हाँ, शी इज़ लाउड, ओके। काऊ इज़ लेजी, डोंकी इज़ लाउड, ये उनका डिसएडवांटेज है, ये उनका एडवांटेज है। तो अगर इन दोनों के अंदर ब्रीडिंग होगा, अगर इन दोनों के अंदर ब्रीडिंग होगा, तो जो ब्रीड निकलेगा उसके अंदर अनफॉर्चुनेटली अच्छी चीज़ भी रहेगी और बुरी चीज़ भी रहेगी। यानी कि वो लेज़ी एंड लाउड भी बनेगा और उसकी दूध देने की क्षमता भी अच्छी होगी, और वो फास्ट रनर भी बनेगा। यानी कि उसको फ्री में डिसएडवांटेजेस वाली चीज़ें मिल रही है। मैं क्या बोल रही हूँ, तुम्हें समझ आ रहा है ना? उसके अंदर फ्री में डिसएडवांटेजेस वाली चीज़ें भी मिल रही है ना। तो इससे क्या फ़ायदा हुआ? कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ ना। वही तो समझो ना मैडम, कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। डिलीट कर दी हुआ इस स्लाइड को, ये नोट्स तुम्हें देना पड़ेगा मेरे को। तो कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ मैम, है ना, कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। यानी कि हमें क्या ध्यान रखना है? हमें सिर्फ डिज़ायर्ड जीन ग्रो करवाना है। यानी कि दूध देने की क्षमता और जल्दी भागने की क्षमता ही सिर्फ होनी चाहिए, और कुछ नहीं होनी चाहिए, और कुछ नहीं होनी चाहिए, ओके। अच्छा, तीसरा है लार्ज क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि एंटीबायोटिक वैक्सीन एंड एंजाइम्स। यानी कि जो प्रोडक्शन होगा वो लार्ज क्वांटिटी में होनी चाहिए, जैसे एंटीबायोटिक्स में होता है, वैक्सीन में होता है, एंजाइम में होता है, ऐसी होनी चाहिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। मैंने तुम्हें कहा, मैंने एग्जाम्पल दिया है, ये देखो हाइब्रिड यहाँ से हो रहा है। काऊ के पास एडवांटेजेस क्या है? गुड मिल्क एंड गुड आईक्यू, एंड डिसएडवांटेज क्या है? लेजी एंड लिवर इशू, ठीक है।
पर वो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हाइब्रिड को दोनों ही मिलेंगे, उसको दोनों ही मिलेंगे, है ना। और जेनेटिक इंजीनियरिंग में यानी कि क्लोनिंग में मैंने ये एग्जाम्पल दे के रखा था पंकज और सुरेश का, सॉरी पंकज और खुशी का, है मैंने यहाँ पे देखो लिख के रखा है, सेम चीज़ मैंने यहाँ पे लिख के रखा है। क्लोनिंग का मतलब मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, मेकिंग मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ द टेम्पलेट जीन, यानी कि जो मेरे पास टेम्पलेट जीन रहेगा उसकी बहुत सारी कॉपी बनाने को क्लोनिंग कहा जाता है। ये हमने थोड़ा सा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में भी पढ़ के रखा है। ओके, तो प्लास्मिड के बारे में कुछ बताते हैं। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए फ्रैगमेंट, यानी कि एक्स्ट्रा बचता है डीएनए फ्रैगमेंट के बाद, इट्स एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए फ्रैगमेंट रेप्लिकेट्स अलोंग विद द क्रोमोसोमल डीएनए ऑफ बैक्टीरियम। बैक्टीरियम के जो क्रोमोसोमल डीएनए है उसके साथ ही वो रेप्लिकेट करता है, ठीक है। एंड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होता है, एक तो है कि ये डीएनए को स्पेसिफिक जगहों पे काटता है, दूसरा होता है कि इसी को क्या कहा जाता है, एक सेकेंड, इसको मॉलिक्यूलर सिजर नहीं कहा जाता है, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, no this is wrong, okay बेसिक स्टेप्स ऑफ जीन क्लोनिंग की बेसिक स्टेप्स क्या क्या होती है। आइडेंटिफाई द डीएनए विद द डिजायर्ड जीन, यानी कि मैं खुशी की जीन को आइडेंटिफाई कर लिया था मैंने कि हाँ उसकी सिंसियरिटी वाली जीन ही मेरे को चाहिए, ठीक है। फिर क्या करना है, इंट्रोडक्शन ऑफ द आइडेंटिफाइड डीएनए टू द होस्ट, यानी कि खुशी से पंकज का मिलना क्या था, कुशाल था ना, हाँ तुम्हारे एग्जाम्पल पे कुशाल था। खुशी एंड पंकज का मिलना बहुत ज़रूरी है, सेकंड पॉइंट यही कह रहा है, खुशी और पंकज का मिलना बहुत ज़रूरी है। फिर क्या थर्ड पॉइंट, मेंटेनेंस ऑफ जीन इनटू द होस्ट एंड डीएनए टू प्रोजेनी, क्या मेंटेनेंस ऑफ जीन इनटू होस्ट एंड डीएनए टू प्रोजेनी, यानी कि जीन का मेंटेनेंस करना पड़ेगा, डीएनए का प्रोजेनी चेंज हो जाएगा, फिनोटाइपिक चेंज हो जाएगा, है ना, यही तो समझाया मैंने। यहाँ पे और एक एग्जांपल देती हूँ, चलो साल्मोनेला टाइफी है हमारे पास, ठीक है, साल्मोनेला टाइफी है, इसके अंदर मुझे ये जो जीन है ना, ये है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, ठीक है। अब क्या करना है, इसको इकोलाई के अंदर भरना है, ठीक है। इकोलाई के अंदर भरने के लिए मैंने वेक्टर का इस्तेमाल किया। वेक्टर में मैंने क्या किया, ये जीन देखो, पहले बात तो ये जीन मैंने काटा, ठीक है, लेट मी शो यू, ये जीन मैंने काटा, इधर देखो काट दिया मैंने, हाँ इधर बोर्ड पे फोकस होना चाहिए, मुझ पे नहीं, बोर्ड पे, इधर काट दिया मैंने। अब काटा किससे, काटा मैंने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या होता है, वो सॉरी मैंने आपको मॉलिक्यूलर सीजर सही लिखा था, पता नहीं मेरा दिमाग क्या हो जाता है, जब मैं लेक्चर कर रही होती हूँ ना रिकॉर्ड, तब मैं बहुत नर्वस रहती हूँ, तो कभी कभी मैं गलती बोल देती हूँ। हाँ, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से काटा जाता है, जिसको हम लोग मॉलिक्यूलर सीजर भी बोलते हैं। ओके, इससे काट लिया यानी कि इसको निकाल लिया, देखो ये निकल भी गया है इधर, है ना निकल गया, देखो ये है, ठीक है। अब क्या किया, इसको मैंने वेक्टर पे भर दिया, क्योंकि वेक्टर ही तो लेके जाएगा, वरना वो अकेले नहीं जाएगा, वो लोग अकेले नहीं जाता, ठीक है, वेक्टर उसको लेके जाता है। वेक्टर ने क्या किया, ई कोलाई के अंदर उसको घुसा दिया। अब घुसाने के बाद देखो उनके मल्टीपल जीन्स बने, कितने मल्टीपल जीन्स बने उनके, यस, इसी को तो जीन क्लोनिंग कह रहे थे हम लोग इतनी देर से। चलो हो गया टूल्स ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं, पहले पढ़ने वाले एंजाइम्स, फिर वेक्टर, फिर डिजायर्ड डीएनए, फिर होस्ट सेल, ठीक है। एंजाइम्स के बारे में पहले पढ़ते हैं। एंजाइम्स का पहला वाला क्या होता है, लाइसिंग एंजाइम्स होते हैं, यानी कि किसके लिए यूज़ होते हैं, ये डीएनए सेल्स को ओपन करने के लिए यूज़ होते हैं। बैक्टीरिया में लाइसोसोम होता है, प्लांट सेल में सेल्यूलोज एंड पेक्टिनेज होता है। क्यों होता है, क्योंकि सेल्यूलोजिक लेयर से तो बंधा होता है, तो खोलने के लिए तो सेल्यूलेज चाहिए ना, इसीलिए। फंगल सेल्स में काइटिनेज होता है, क्या होता है, काइटिनेज होता है। ये सब मैंने एक्स्ट्रा लिख के इसीलिए रखा है ताकि कभी भी ये कन्फ्यूजन ना हो कि कैसे क्या कब हो गया, ठीक है। फिर क्लीविंग एंजाइम्स के बारे में बात करते हैं। यूज फॉर डीएनए मॉलिक्यूल्स, यानी कि मॉलिक्यूल्स की इंक्रीज डिक्रीज के लिए यूज होता है। यहाँ पे एक बहुत फेमस कॉन्सेप्ट आता है एक्सोन्यूक्लियस एंड एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। एक्सोन्यूक्लियस का मतलब है कि जो न्यूक्लियोटाइड है ना, वो एंड ऑफ डीएनए से काटा जा रहा है, क्या एंड ऑफ डीएनए से काटा जा रहा है, यानी कि इस एंड से मैंने कैंची चला दी, ये तो एंड्स है ना, इस एंड से मैंने कैंची चला दी, ठीक है। एंड एंडोन्यूक्लियस का मतलब क्या है, ये सेंटर से काटता है, क्या करता है, सेंटर से काटता है, यानी कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करता है, सेंटर से काटता है, ठीक है। अब सिंथेसाइजिंग एंजाइम्स के पास आता है। यूज टू सिंथेसाइज कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए फ्रॉम आरएनए, क्या करता है, किसी भी क्या करते हैं, डीएनए से
एक सेकेंड, क्या लिखा है मैंने? ओ, यूज टू सिंथेसाइज कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए फ्रॉम आरएनए। इनके डीएनए को वहाँ से एक्सट्रैक्ट करके निकाल देना है सिंथेसाइजिंग एंजाइम्स है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पढ़ा है ना हमने एमबीए में। सिंथेसाइजिंग कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए टू आरएनए करता है। डीएनए पॉलीमरेज सिंथेसाइजिंग कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए टू डीएनए। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसीलिए इन दोनों को साथ में लिखा है कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या करता है, डीएनए से आरएनए करता है। डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, डीएनए से डीएनए करता है। ठीक है, ओके। इस पिक्चर से थोड़ा पिक्टोरियल फॉर्म देख लेते हैं। देखो ये फॉरेन डीएनए है मेरे पास, ये वेक्टर डीएनए है, प्लास्मिड है ये मेरे पास। ठीक है, दोनों को ही थोड़ा थोड़ा करके काटा गया है। ठीक है, इसको बीच से काटा गया है, इसको भी बीच से काटा गया है। अब क्या किया लाइगेस ने, क्या किया इन दोनों को एक साथ जोड़ा लगा दिया और उनसे क्या हुआ, फर्दर डिविजन्स हुई। ठीक है, उनसे क्या हुआ, फर्दर डिविजन्स हुई। यहाँ पे एक चीज़ मैं थोड़ा सा हाईलाइट करके दे रही हूँ, ये चीज़ मैं थोड़ा सा हाईलाइट करके दिया। ठीक है, ओके। अब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की बारी। क्या होता है ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस? जनरली देखो न्यूक्लियस जहाँ पे रहेगा, ये ईज का मतलब है कि वो काटने वाला है। ठीक है, दिस इज हेयर टू कट समथिंग, ओके, एलिमिनेट समथिंग। ठीक है, तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या होता है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम बैक्टीरिया नोन एज मॉलिक्यूलर सीजर, या तो कैची, छोरा भी बोल सकते हो। ठीक है, छोरा भी बोल सकते हो। यूज्ड इन रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी क्या होता है, मैं थोड़ा सा बताती हूँ। सोचो तुम्हारे पास एक जीन है और इसके पास ये भी जो है ना, इसके पास भी एक जीन है, दोनों को मिला के अब क्या हुआ। अब देखो न, रुको, ये पेन से समझाती हूँ थोड़ा सा। सोचो तुम्हारे पास एक यहाँ पे जीन है और ये दूसरा वाला एक है जिसके पास यहाँ पे जीन है। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, इसका जो जीन है ना, इसको निकाल के मुझे इसमें घुसाना है। तो मैंने क्या किया, मैंने वेक्टर को यूज़ किया, इसको यहाँ पे लेके आए और मैंने क्या किया, इसमें दोनों ही जीन्स घुसा दिए। क्या किया, दोनों ही जीन्स घुसा दिए, यानी कि इसके पास दोनों ही जीन्स है ना, इसके पास तो दोनों ही जीन्स है और इसके पास क्या हुआ, जीन कट गया इसका, इसका जीन कट गया, इसके पास दो जीन्स आ गए। ठीक है, इसी को रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी बोला जाता है। एग्जैक्टली ना हो पर अप्रोक्सीमेशन ऐसा ही होता है। ठीक है, एग्जैक्टली ना भी हो तो अप्रोक्सीमेशन ऐसा ही होता है। ओके, तो रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी में यूज़ किया जाता है। इट कैन रिकॉग्नाइज एंड क्लीव विद स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस टिपिकली कंसिस्टिंग ऑफ 4 to 8 न्यूक्लियोटाइड। यानी कि वो हमेशा किसी को नहीं काटता है, वो कुछ कुछ डीएनए सीक्वेंसेस में काटता है। ठीक है, कुछ कुछ डीएनए सीक्वेंसेस में काटता है। जैसे कि 4 to 8 न्यूक्लियोटाइड, यानी कि रेस्ट्रिक्शन साइड बोला जाता है इसको, और वो जहाँ पे काटता है वो हो जाता है रिकॉग्निशन साइड। क्या होता है, रिकॉग्निशन साइड। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या है, ये थोड़ा सा तुम्हें एमबीआई में नॉलेज मिला होगा। अब देखो, अगर कोई कहेगा कि सामने से जो पढ़ते हैं पीछे से भी वही पढ़ते हैं, यानी कि मलयालम जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है पैलिंड्रोमिक का, मैं कहूँगी तुमने आधा कहा है। ठीक है, तुमने आधा कहा है। ठीक है, मैं तुम्हें दिखाती हूँ क्यों ऐसा बोला जाता है। 5 प्राइम टू 3 प्राइम में जो पढ़ रही हो, 3 प्राइम टू 5 प्राइम में जो पढ़ूंगी, ये दोनों डिफरेंट डायरेक्शंस में तो सेम नहीं है, पर अगर 5 प्राइम टू 3 प्राइम में जो पढ़ूँ, 5 प्राइम टू 3 प्राइम में सेम चीज़ पढ़ रही हूँ, तब इसे हम लोग पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं। यस, इसी को कहा जाता है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। ठीक है, इसी को ही पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहा जाता है। ठीक है, आई होप तुम समझ गए। ओके, फंक्शंस ऑफ बैक्टीरिया विद एंजाइम्स। क्या होता है, एडेप्टेशन अगेंस्ट बैक्टीरियोफेज। तुम्हें बैक्टीरियोफेज को याद है, वो हमने पढ़ा था ना एक बार, है ना, ऐसा दिखता है ना बैक्टीरियोफेज, इसको याद है। इससे बचने के लिए वो लोग क्या करते हैं, फ्रैगमेंटेशन विदाउट डिस्टर्बिंग द बैक्टीरियल जीनोम, फ्रैगमेंटेशन हो जाता है। दूसरा क्या होता है, कैपेबिलिटी ऑफ मॉडिफिकेशन, यानी कि मॉडिफिकेशन हम लोग कैसे कर रहे हैं, मिथाइलेशन कर दे रहे हैं, यानी कि बैक्टीरियल डीएनए मॉडिफाइज एंड प्रोटेक्ट्स इट्स क्रोमोसोमल डीएनए फ्रॉम क्लीवेज। क्लीवेज से बचाने के लिए बैक्टीरियल डीएनए क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है एंड प्रोटेक्टिंग द क्रोमोसोमल डीएनए, ताकि वो फ्रैगमेंटेशन या तो क्लीवेज ना हो जाए किसी भी चीज़ से। ठीक है, फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम HIND2 है। ठीक है, क्या है, फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम HIND2 है। उसकी फंक्शनिंग क्या है, स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस पे वो कटता है, 6 बेस पेयर के सीक्वेंस पे वो कटता है, रिकॉग्निशन सीक्वेंस यहाँ पे है। ठीक है, ये क्या है, इकोराय 1 है,
रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है ये, डिस्कवर किसने किया था, आर्बर स्मिथ और नाथन्स ने किया था। 900 restriction enzyme that have been well isolated over 300 230 strains है, ओके 900 restriction enzymes that have been isolated from 230 strain, यानी कि 230 strain से 900 restrictions किए गए थे। बैक्टीरिया ईच विथ रिकॉग्निशन ऑफ डिफरेंट रीजन, ठीक है, बैक्टीरिया ईच विथ रिकॉग्निशन ऑफ डिफरेंट रीजन, ओके ओके। ये एनसीईआरटी का डिटेल्ड लाइन है, सो रीड इट फ्रॉम एनसीईआरटी। चाहो तो मार्क कर लो, यहाँ से पीवाईक्यू बहुत आता है। इन इवन आई कैन शो यू अ पीवाईक्यू फ्रॉम हियर, आई कैन शो यू अ पीवाईक्यू फ्रॉम हियर, ओके ओके। नेमिंग ऑफ एंजाइम्स, नामकरण कैसे होता है एंजाइम का? तो देखो, पहला लेटर जो होता है वो जीन्स होता है, सेकेंड लेटर जो होता है यानी कि CO, यहाँ पे जो CO है वो स्पीसीज होता है, थर्ड लेटर जो होता है वो स्ट्रेन होता है, यहाँ पे रफ स्ट्रेन है इसीलिए आ रहा है, ठीक है, रफ स्ट्रेन है। एंड आई जो यानी कि वन जो होता है, सॉरी मैंने आई की बोल दिया, मेरा आई और वन एक ही जैसा दिखता है तो मैंने खुद ही कंफ्यूज कर दिया। आई और आई कैन से वन, ये ऑर्डर होता है। ऑर्डर कैसे? यानी कि जो प्लास्मिड बन रहा है ना, वो कितने नंबर ऑर्डर पे जाके प्लास्मिड बन रहा है उसका ऑर्डर है ये। इकोराई वन, सोचो इकोराई कहाँ से आया है? इकोराई आया है इस्ट्रेशिया कोलाई से, ठीक है, तो उसका जो प्लास्मिड बनने का ऑर्डर था वो था वन, ओके। So that is the reason it signifies the order in which enzymes were isolated. Isolated जिस भी पॉइंट पे हुआ था उसको बोला गया है। Escherichia coli RY13, ये होता है इकोराई 1 के लिए, Escherichia coli RY13। Escherichia coli 2 अगर हो जाए तो E. coli R245 हो जाता है। क्या होता है? R245। हिंद 2 के लिए कौन होता है? हेमोफिलियस इन्फ्लुएंजा। बैम H1 के लिए कौन होता है? बैसिलस एमाइलोफोल्यूकसनेस। बाप रे, आई एम सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिएटिंग रॉन्ग, ओके। अब टाइप्स ऑफ एंजाइम्स में आते हैं। टाइप्स ऑफ एंजाइम्स में हमें थोड़े से डिफरेंट मिलते हैं, जैसे कि स्टिकी एंड्स। एक तो है स्टिकी एंड्स मिलते हैं हमें। स्ट्रैंड ऑफ डीएनए कट स्लाइटली अवे फ्रॉम द सेंटर पैलिंड्रोमिक साइट, यानी कि ये क्या हो गया? ये एक्सोन्यूक्लियस वाला सिचुएशन हो गया। क्या हो गया यहाँ पे ना? साइड पे कट रहा है। क्या हो रहा है? साइड पे कट रहा है, यानी कि देखो इसका जो है ना, इसका साइड पे कट गया, यानी कि ये पार्ट बच गया, ये पार्ट पूरा कट गया, ठीक है। इसका जो ये पार्ट बच गया ना, अब ये पार्ट क्या हो गया? स्टिकी एंड्स हो गए, यानी इसके साथ तुम जो भी अटैच करो वही अटैच हो जाएगा, ठीक है। इसका एक मस्त एग्जांपल देती हूँ। जब किसी का ब्रेकअप हो जाता है, जब किसी का ब्रेकअप हो जाता है तब वो क्या करता है? कंधा ढूंढता है, यानी कि ये वाला पार्ट उसको छोड़ के चला गया, ये अकेला पार्ट है। हाँ, अच्छे से बोर्ड को देखो, हाँ जूम कर देती हूँ तुम लोग को मैं। ये पार्ट क्या है? ये पार्ट छोड़ के चला गया है, ठीक है। ये पार्ट बचा हुआ है, हाँ ये पार्ट बचा हुआ है। अब इस पार्ट को ना क्या है? ये पार्ट तो अकेला पड़ गया, ये पार्ट तो कह रहा है कि ये तो मेरे को छोड़ के चला गया, तुम तो मेरे को छोड़ के चले गए, अब मेरे पास कौन है? मेरे पास कोई नहीं है। ये क्या बन गया? ये अब ऐसी मेंटालिटी में आ गया कि मेरे को अब जो मिलेगा मैं उसको ही अपना सब कुछ मान लूँगी। क्या? मेरे को अभी जो भी मिलेगा मैं उसको ही अपना सब कुछ मान लूँगी। यानी कि इसके साथ अगर किसी को भी अटैच करते हो तो वो क्या करेगा? उससे स्टिक हो जाएगा। क्या करेगा? स्टिक हो जाएगा। आप समझ आए स्टिकी एंड्स क्यों कहा जाता है? सबसे बेस्ट एग्जांपल दिया मैंने, बहुत इंटरेस्ट से सुना तुम लोगों ने, मेरे को पता है। ये अच्छा एग्जांपल था, है ना। अब देखो ब्लैंड एंड्स क्या होता है? क्लीव्स बोथ स्ट्रैंड एट सेम न्यूक्लियोटाइड पोजीशन फ्रॉम द सेंटर, यानी कि ये दोनों ही स्टैंड्स को क्या कर रहा है? एक ही पोजीशन से काट रहा है, यानी कि एकदम बीच से काट दिया। बीच से काट दिया तो क्या हो गया? ये बड़े स्टड बंदे हैं, ये लोग ब्रेकअप नहीं किए, ठीक है। ये लोग बहुत स्टड बंदे हैं, ये लोग बहुत स्टड है, ये लोग कट के भाग गए हैं, ये लोग कट के भाग गए। ये जो है ना, ये बहुत स्टड बंदे, ये बोल रहे अगर हमको अगर अच्छे से नहीं रहने दिया तो मुंह पे फ्लश कर दूंगी। क्या कर दूंगी? मुंह पे फ्लश घुसा दूंगी एकदम। तो ये क्या बन गए? ये ब्लैंड एंड्स बन गए, ठीक है। ये ब्लैंड एंड्स बन गए, ठीक है, फ्रॉम द सेंटर, ठीक है, वो याद रखना, कट्स एट द सेंटर। इसके एग्जांपल्स क्या है? SMA1 इक्वल RV AJ3। यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स लिख दिया है, ठीक है। अब ये वाला पिक्चर थोड़ा सा देख लो, चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। देखो मैं जो भी पढ़ा रही हूँ इसको पढ़ने के बाद आई नो दैट आई एम गोइंग वेरी फास्ट, पर अगर एक चैप्टर को कंप्लीट करना है तो थोड़ा फास्ट मुझे को रहना पड़ेगा, क्योंकि चैप्टर भी कंप्लीट करना है, वो तुम लोगों को अपलोड करना है। एवरीथिंग इज़ वेरी वेरी टफ,
टाइम मैनेजमेंट बहुत टफ हो जाता है। आई हैव माई ओन वर्क, आई हैव माई ओन स्टफ, तो बहुत सारे काम है ना, इसीलिए टाइम मैनेजमेंट थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, टाइट रहता है मेरा टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। तो आई एम गोइंग वेरी फास्ट, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड इट वेरी स्लोली। तो पहले क्या करना है, पहले एनसीईआरटी एक बार पढ़ना है, फिर मेरा लेक्चर देखना है, फिर क्या करना है, फिर से जाके एनसीईआरटी पढ़ना है। एनसीईआरटी पढ़ के खुद को समझाना है, ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ के खुद को समझाना है, ठीक है। द एंजाइम्स कट बोथ डीएनए स्ट्रैंड्स एट द सेम साइड, दोनों को सेम साइड पे काटा गया था, ठीक है, इसको काटा, इसको काटा, ये वेक्टर डीएनए, ये फॉरेन डीएनए है, ठीक है। इकोराई को काटा गया था इधर, ठीक है, इन दोनों को नीचे लाया गया, ये क्या हो गया, ये स्टिकी एंड्स हो गया, ये भी क्या हो गया, स्टिकी एंड्स हो गया। अब क्या होगा, ये दोनों एक साथ मिल गए, यानी कि काटा गया दोनों को अलग अलग करके, ताकि ये दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन हो सके, क्या हो सके, कंबाइन हो सके, ठीक है, ओके। अब देखो वेक्टर डीएनए क्या होता है। दीज आर यूज्ड एज अ कैरियर फॉर ट्रांसफरिंग द फ्रैगमेंट्स ऑफ द फॉरेन डीएनए इनटू द सूटेबल होस्ट, यानी कि होस्ट के अंदर कोई भी टाइप का डीएनए ट्रांसफर करने के लिए जो वेक्टर यूज किया जाता है, ये उसका काम है कि उसको क्या करना है, फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए को उठाना है, किसी भी सूटेबल होस्ट के अंदर डालना है, ये उसका काम है, ठीक है। अब देखो क्लोनिंग वेक्टर्स क्या होता है। स्मॉल पीसेस ऑफ डीएनए टेकन एट एनी ऑर्गेनिजम्स इन विच फॉरेन डीएनए कैन बी इंसर्टेड, यानी कि जिसमें फॉरेन डीएनए घुसा सकते हैं, वैसे ही क्लोनिंग वेक्टर का काम यही होता है कि वो उसकी फ्रैगमेंटेशन उसके पास लेके जाए। Plasmids and bacteriophage have the ability to replicate. It can multiply its number equal to the copy of the number of the plasmid. यानी कि क्या हो रहा है, प्लास्मिड एंड बैक्टीरियोफाज के पास एक एबिलिटी है रेप्लिकेशन करने की, वो मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपने आप को टू द कॉपी ऑफ द नंबर ऑफ प्लाज्मिड्स, क्या, कॉपी ऑफ द नंबर ऑफ प्लाज्मिड, प्लाज्मिड बढ़ेंगे वो भी बढ़ जाएंगे, ठीक है। फीचर्स क्या क्या होता है इसका, ओरिजिन होता है, सिलेक्टेबल मार्कर होता है, क्लोनिंग साइट होती है। ओरिजिन समझने वाला कोई ज़्यादा बात नहीं है, रेप्लिकेशन स्टार्ट्स फ्रॉम इट, यहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। इफ एनी पीस ऑफ डीएनए अगर ओरिजिन के साथ लिंक्ड है तो इट कैन बी रेप्लिकेटेड इन होस्ट, अगर वो ओरिजिन के साथ किसी भी कारण पे लिंक्ड है तो उसे होस्ट के अंदर हम डाल सकते हैं, उसको होस्ट के अंदर में हम रेप्लिकेट कर सकते हैं। इट हेल्प्स टू कंट्रोल द कॉपी नंबर्स, वो क्या करते हैं, नंबर्स को कॉपी करने में हेल्प करता है। सिलेक्टेबल मार्कर के पास आ गए, हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग एंड एलिमिनेटिंग नॉन ट्रांसफॉर्मेंट एंड सिलेक्टिंग परमिएबल, यानी कि जिसको आइडेंटिफाई करना है, किसको रहने देना है, किसको नहीं रहने देना है, कौन सूटेबल है, ये सिलेक्टेबल मार्कर चूज करता है, क्या करते हैं, सिलेक्टेबल मार्कर चूज करता है, और इन लोगों को ट्रांसफॉर्मेंट्स कहते हैं, थ्रू विच अ पेयर ऑफ डीएनए पीस इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द होस्ट, तो डीएनए पीस को इसके अंदर घुसाया जाता है इनटू द फॉर्म ऑफ होस्ट, इसी को बोला गया है। यानी कि इसका एग्जाम्पल भी एक बार पढ़ लेते हैं, जीन एनकोडिंग रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक एम्फिसिलिन क्रोमाफेनिनॉल टेट्रासाइक्लिन यूजफुल सिलेक्टेबल मार्कर, क्यों, क्योंकि इनकी जो वेरिएशन रहती है ये सेंसिटिव एंड रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करती है। मैं दिखाती हूँ तुम्हें, सोचो यहाँ पे मेरे पास क्या है, एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब सोचो ये यहाँ पे मेरे पास क्लोनिंग वेक्टर है, यहाँ पे मेरे पास ये लोग क्लोनिंग वेक्टर है। ऑब्वियसली हम लोग इस क्लोनिंग वेक्टर से काम नहीं करेंगे क्योंकि हमें एंट्री यहाँ से और यहाँ से ही लेना अलाउड है, ठीक है। अब देखो BAM-H1 को अगर यहाँ पे घुसना है तो वो क्या करेगा, वो टेट्रा सेंसिटिव रेजिस्टेंस के पास आएगा, चलिए टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस के पास आएगा, और उसने क्या किया, उसने पूरा वॉल तोड़ दिया, ठीक है। अब उसने पूरा वॉल तोड़ दिया, इसका मतलब क्या हो गया, वो यहाँ से घुस नहीं सकता, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, ठीक है। उसने वॉल तोड़ दिया, उसने घुसने की वजह, अगर तुम्हारे घर में कोई घुसने की जगह कोई दरवाज़ा तोड़ दे तो तुम क्या उसको अंदर आने दोगे, अगर बहुत खास चाहिदा नहीं है तो नहीं आने दोगे, नहीं आने दोगे, अगर चाहिदा भी है तो लात मार दोगे, तो है कि नहीं, लात मारोगे या नहीं, एग्जैक्टली। तो एक प्रोसेस होता है उसके घुसने का, है ना, एक प्रोसेस होता है उसके घुसने का। वैसे ही यहाँ अगर एम्फिटिन आर, अगर कोई भी एंजाइम यहाँ पे ऐसे वॉल तोड़ के आ जाता है तो ये क्या बन जाता है, ये एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस बन जाता है, या एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस बन जाता है। तब क्या होता है, ये चीज़ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, यानी कि तुम सिर्फ हानि टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस को नहीं पहुंचा रहे हो, तुम हानि PBr32 पूरे चीज़ को, यानी कि पूरे चीज़ को तुम हानि पहुंचा रहे हो, है ना, दिस इज़ रॉन्ग, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने इनकी भी नेमिंग की है, प्लास्मिड, P से प्लास्मिड होता है, ठीक है। BR से क्या होता है, बोवरिन रॉड्रियोज होता है,
और 3322 यानी कि ऑर्डर है ये, ठीक है, क्या है, ऑर्डर है। ओके, अब थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन साइट्स पढ़ लेते हैं। इट इज़ यूज टू लिंक द एलियन डीएनए विद द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। सो एंजाइम्स के साथ किसी भी टाइप का एलियन डीएनए को लिंक करने के लिए रेस्ट्रिक्शन साइट्स की ज़रूरत पड़ती है। लाइगेशन क्या होता है, कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। लाइगेशन हमेशा 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन के द्वारा परफॉर्म की जाती है। तो ये मैंने जो तुम्हें प्रोसेस दिखाई, ये क्या हुआ, ये तो तुम्हारा लाइगेशन ही हो गया ना। अब देखो, वेक्टर्स फॉर एनिमल क्या होता है, रेट्रोवायरस होता है, बाद में भी लिख के रखा है मैंने ये चीज़। वो लोग क्या करते हैं, नॉर्मल सेल को कैंसरस सेल कर देते हैं, ठीक है। इट इज़ यूज टू डिलीवर द डिजायरेबल जीन्स इनटू द एनिमल सेल्स। ये क्या करता है, डिजायरेबल जीन्स को एनिमल सेल्स तक पहुंचाने में भी हेल्प करता है। ओके ओके, अब देखो, सिलेक्शन ऑफ द वेक्टर डिपेंड्स। सिलेक्शन, ये वेक्टर का सिलेक्शन कैसे डिपेंड करता है, एक तो डिपेंड करता है साइज के ऊपर, डिजायर्ड साइज के ऊपर एंड टाइप्स ऑफ होस्ट के ऊपर, ठीक है। एक तो साइज के ऊपर, एक तो होस्ट के ऊपर, ठीक है। जैसे कि डबल स्ट्रैंडेड प्लस सर्कुलर, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम डीएनए फ्रैगमेंट, रेप्लिकेटेड इंडिपेंडेंटली, ठीक है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल भी है और डीएनए फ्रैगमेंट्स भी है, ये लोग एक साथ इंडिपेंडेंटली हो सकते हैं, ठीक है। होस्ट ऑर्गेनिजम्स को मेनली डीएनए क्लोनिंग करना होता है, ठीक है। अब देखो, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए क्या होता है, सिंथेसाइज ऑन एमआरएनए टेम्पलेट विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। गला सूख गया मेरा। सिंथेसाइज ऑफ एमआरएनए टेम्पलेट विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड, यानी कि एमआरएनए टेम्पलेट को यहाँ पे सिंथेसाइज करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड करना पड़ेगा। इसे हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री प्रोसेस समझते हैं। एंड सिंथेटिक डीएनए प्रोसेस क्या होता है, सिंथेसाइज विद द हेल्प ऑफ डीएनए पॉलीमरेज ऑन डीएनए टेम्पलेट। क्या होता है, सिंथेसाइज विद द हेल्प ऑफ डीएनए पॉलीमरेज ऑन डीएनए टेम्पलेट, यानी कि वो डीएनए टेम्पलेट के प्रोसेस को सिंथेसाइज करवाने के लिए क्या कर रहा है, यहाँ पे डीएनए टेम्पलेट पॉलीमरेज को लेके आ रहा है। कॉर्नबर्ग फर्स्ट सिंथेसिस डीएनए, कोराना फर्स्ट आर्टिफिशियल डीएनए विदाउट टेम्पलेट। ये दोनों इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा याद रखना, ओके। प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट ऑफ डीएनए, यानी कि डीएनए आइसोलेशन की बारी आती है यहाँ पे। ब्रेक्स द सेल टू रिलीज द डीएनए। डीएनए आइसोलेशन के वक्त हमें सेल्स को तोड़ना पड़ता है डीएनए को निकालने के लिए। तो इससे क्या होता है, अलॉन्ग विथ अदर मैक्रोमोलिक्यूल्स, यानी कि आरएनए, प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड, एवरीथिंग सब निकालना पड़ता है। हाउ, ट्रीटिंग सेल्स विथ लाइसोसोम। लाइसोसोम के साथ ट्रीट करोगे, लेकिन बैक्टीरिया, सेलुलस, प्लांट, काइटिनेस, इन सब के साथ तोड़ने की कोशिश करोगे। मैंने पहले भी दिखाया, कहाँ दिखाया मैंने पहले एक पेज पे ये बात बोली ना कि इनके साथ तोड़ोगे तो टूट जाएगा। ये एंजाइम्स ये क्या करते हैं, ये तोड़ने की कोशिश करते हैं, एग्जैक्टली ये तोड़ने की कोशिश करता है। तो इसीलिए मैंने वो चीज़ कही थी, है ना, मैंने वो चीज़ कही थी। अच्छा, नेक्स्ट पेज पे जाते हो। डीएनए इज इंटरवाइंड विद द आरएनए प्रोटीन, कैन बी आइसोलेटेड बाय राइबोन्यूक्लियस एंड प्रोटीन, यानी कि जो डीएनए इंटरवाइंड है, इंटरवाइंड का, रिवाइंड का मतलब क्या है, टूट जाना, इंटरवाइंड का मतलब क्या है, वो जोड़ने की कोशिश कर रहा है बाय द आरएनए प्रोटीन। आरएनए एंड प्रोटीन की मदद से वो जोड़ने की कोशिश कर रहा है। कैन बी आइसोलेट फिर से कर सकते हैं बाय यूजिंग द राइबोन्यूक्लियस एंड प्रोटीयस। आरएनए और प्रोटीन जहाँ पे जोड़ने की कोशिश कर रहा है, राइबोन्यूक्लियस एंड प्रोटीयस वहाँ पे तोड़ने की कोशिश कर रहा है। डीएनए इज प्रेसिपिटेटिंग यूजिंग चिल्ड इथेनॉल। अगर तुम लोगों ने अपने प्रैक्टिकल्स में, 12 लोगों को बोल रही हूँ मैं, अगर तुमने अपने प्रैक्टिकल्स में डीएनए आइसोलेशन करा हुआ है विद द ऑनियन टिप, इफ यू हैव डन द डीएनए आइसोलेशन, तो तुम्हें पता होगा कि चिल्ड इथेनॉल देते हैं ताकि वो आइसोलेट हो जाए। क्या हो जाए, आइसोलेट हो जाए, ठीक है। सीन एज अ कोलेशन ऑफ द थ्रेड्स आफ्टर द सस्पेंशन, जब निकलता है तब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है ना, कोलेशन ऑफ थ्रेड्स हो जाता है, तब उसी को बोला गया है। सेपरेटेड डीएनए कैन बी रिमूव बाय स्पॉइलिंग, कूट के निकालते हैं उसको स्पॉइलिंग कहते हैं, ओके। फ्रैगमेंटेशन ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, यानी कि कैंची की मदद से कैसे किया जा सकता है। कैंची की मदद से करने के लिए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट्स द डीएनए इनटू फ्रैगमेंट्स, हमें पता है भाई फ्रैगमेंट्स में काटा जाता है उसको, टू चेक द प्रोग्रेशन ऑफ द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन एंड द स्मॉल फ्रैगमेंट्स नेवर मूव फास्टर, स्मॉल फ्रैगमेंट्स मूव फास्टर। इसके लिए हमें एगरोस जेल की इलेक्ट्रोपोरेसिस समझनी पड़ती है, ठीक है। मेरी बात ध्यान से सुनो, ये एगरोस जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस क्या है, मेरी बात ध्यान से सुनो। जब हम लोग पढ़ते थे तब हम लोगों को भी बहुत कन्फ्यूजन होता था। ये क्या करता है, ये डीएनए फ्रैगमेंट्स को सेपरेट करता है,
कैसे करता है, इसको स्टेनिंग की जाती है इथेरियम ब्रोमाइड से। ठीक है, अब देखो क्या होता है, इसके इधर ना कैथोड रहता है, एनोड रहता है। ठीक है, कैथोड और एनोड का मेन काम देखो, एक तो पॉजिटिव टर्मिनल है, एक नेगेटिव टर्मिनल है। तो जनरली सॉरी मैंने उल्टा दिखा दिया, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी। ये पार्ट मेरा नेगेटिव होगा, ये जो पार्ट है ये मेरा पॉजिटिव पार्ट होगा। ठीक है, ये पार्ट मेरा नेगेटिव है, वो पार्ट मेरा पॉजिटिव है। तो इलेक्ट्रॉन जो है, जो डीएनए के मॉलिक्यूल्स है, वो तो नेगेटिव है ना। हमें पता है ना कि डीएनए क्या होता है, डीएनए क्या होता है, वो तो नेगेटिव होता है, वो तो खुद ही नेगेटिव है ना। तो वो क्या करेगा, वो पॉजिटिव की साइड में भागने की कोशिश करेगा। जब वो पॉजिटिव की साइड में भागने की कोशिश करेगा तो वो सीलियरी मूवमेंट से भागेगा, ऐसे 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 सांप जैसा भागेगा। देख रहे हो, सांप जैसा भाग रहा है ये, ऐसे सांप जैसा भागेगा वो। ठीक है, अब जब वो सांप जैसा भागेगा, जो छोटा होगा ना, जो छोटे छोटे हो गए, वो ज़्यादा फास्ट भागेगा। ठीक है, छोटा बच्चा क्या ज़्यादा जल्दी भागता है। तो अगर मैं उनका ही एग्जाम्पल ले लूँ, सोचो छोटे तो जल्दी भागेंगे ना, जैसे अगर छोटा मेरा फ्रैगमेंट होगा तो वो जल्दी भागेगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे देखो एक बात बोली गई है, स्मॉल फ्रैगमेंट्स मूव फास्टर। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने इन लोगों का लोकेशन ट्रैक करने के लिए स्टेनिंग कर दिया, यानी कि रोक दिया उनका प्रोसेस इथेरियम ब्रोमाइड देख के। ठीक है, मैंने स्टेनिंग किया इथेरियम ब्रोमाइड से, और मैंने क्या किया, उसको यूवी रेडिएशन में मैंने रख दिया, खुले में मैंने यूवी रेडिएशन में, वो जो बोर्ड है, वो जो ट्रे है, उसको मैंने रख दिया। तो किससे क्या हुआ, ब्राइट ऑरेंज कलर बैंड विजिबल हो गया। क्या हुआ, एक ऑरेंज कलर बैंड विजिबल हो गया, एक ऑरेंज कलर बैंड विजिबल हो गया। ठीक है, सेपरेटेड बैंड्स ऑफ डीएनए कट एंड एक्सट्रैक्टेड, यानी कि वो बैंड्स को काटा जाता है, उससे डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है, उसको काटा जाता है, उससे डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। एगरोस जेल समझ में आया? आई गेस तुम्हें समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने जितनी ईजी तरीके से तुम्हें बताई, उतनी ईजी तरीके से कोई बताता नहीं है। सिर्फ 1 घंटा लेता है अगर उस जेल के लिए, पर मेन बात कोई करता नहीं है ना। आई डोंट नो, शायद करते होंगे अपनी तारीफ तो नहीं करनी चाहिए, पर फिर भी मैंने कोशिश की तुम लोग को सबसे इजी मोटा करके समझाने की। ठीक है, अब पीसीआर की बारी। तो पीसीआर का मतलब क्या है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन मेथड टू एम्पलीफाई स्पेसिफिक एरियाज ऑफ डीएनए। ये सब कुछ ना क्या चल रहा है, ये सब कुछ क्या चल रहा है, आइसोलेशन ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस इन द एप्रोफॉन ट्यूब। टैग पॉलीमरेज का यूज होता है यहाँ पे, स्पेशल टाइप ऑफ डीएनए पॉलीमरेज रेजिस्टेंस टू यूज इन हाई टेम्परेचर ऑब्टेन्ड फ्रॉम थर्मस एक्वाटिक। ठीक है, इसका प्रोसेस ना, नहीं इसका प्रोसेस पहले देखोगे या ये पहले देख लो। ठीक है, देखो कैरी मल्लिस ने, सॉरी इधर एक वाई होता, आई होता सॉरी, कैरी मल्लिस ने पहली बार पीसीआर का कॉन्सेप्ट लाया था। उन्होंने पॉलीमरेज चेन का कॉन्सेप्ट लाया था डीएनए टेम्पलेट्स को देख के। क्या क्या ज़रूरी पड़ते हैं यहाँ पे, डीएनए पॉलीमरेज की, न्यूक्लियोटाइड की, टैग पॉलीमरेज की, प्राइमर की। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है, टेम्परेचर बहुत हाई कर दिया जा रहा है, जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है ना वो सेपरेट हो रहा है। अब सोचो टेम्पलेट स्ट्रैंड ऐसे बैठे हुए हैं, ऐसे अगर सोचो टेम्पलेट स्ट्रैंड बैठे हुए हैं, तो क्या कर रहे हैं वो लोग, हाई टेम्परेचर दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, हाई टेम्परेचर दे रहे हैं, जिसके लिए क्या हो रहा है, टेम्पलेट स्ट्रैंड ना बिखर जा रहे हैं, वो डिवाइड हो जा रहे हैं। ठीक है, टेम्पलेट स्ट्रैंड, फिर क्या हो रहा है, प्राइमर विल अटैच टू 3 टेम्पलेट्स, यानी कि 3 डिग्री टेम्पलेट पे जो रह रहा है ना, उसके साथ क्या होगा, मेरा प्राइमर क्या होगा, जाके अटैच हो जाएगा। यानी कि 2 साइड में 2 अलग अलग प्राइमर हो जाएगा, एक ये एक हो जाएगा ये। अगर मैं यहाँ से और यहाँ से खींच दूँ तो एक नया डीएनए बन जाएगा, है ना। अगर मैं यहाँ से और यहाँ से खींच दूँ तो एक नया डीएनए बन जाएगा। थर्ड स्टेप वही कर रहा है, न्यूक्लियोटाइड हेल्प्स टू मेक अ न्यू स्ट्रैंड। न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे आ रहा है, दोनों को क्या कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है, और दोनों को एक नया डीएनए बना रहा है। क्या बना रहा है, नया डीएनए बना रहा है। ये जो टेम्परेचर हाई वाला सिलसिला है, ये 95 डिग्री सेल्सियस में होता है। प्राइमर जब थर्ड बेस पे अटैच होता है तब वो 55 डिग्री सेल्सियस पे होता है। एंड न्यूक्लियोटाइड हेल्प्स टू मेक अ न्यू स्ट्रैंड, ये 75 डिग्री सेल्सियस पे होता है। यही है पीसीआर। अब मैं दिखाऊँ कैसे, देखो, डीनेचुरेशन, डबल स्ट्रैंडेड एंड 94 डिग्री सेल्सियस, सिंगल स्ट्रैंडेड एंड ईच स्ट्रैंड फंक्शन एज अ टेम्पलेट। कहा मैंने, हाई टेम्परेचर दोगे डिवाइड हो जाएगा, कूलिंग करना पड़ता है। प्राइमर डीएनए अटैच टू 3 सिंगल एंड ऑफ द स्ट्रैंडेड डीएनए। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, एक्सटेंशन होता है। वहाँ पे क्या होगा, 3 डिग्री से अटैच हो गया। ठीक है,
अब देखो एक्सटेंशन होता है, यानी कि टैग पॉलीमरेज सिंथेसाइजेस डीएनए स्ट्रेन ओवर द टेम्पलेट, यानी कि टैग पॉलीमरेज क्या कर रहा है, हाई टेम्परेचर के बावजूद भी उसको स्ट्रेन करने की कोशिश कर रहा है टेम्पलेट के ऊपर से। फिर लाइगेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स इनटू द वेक्टर, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री स्टिकी एंड्स ऑफ द पैसेंजर डीएनए जॉइनिंग द एंजाइम बाय लाइगेस एंड गिविंग राइज टू रिकॉम्बिनेंट डीएनए, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, एंजाइम से बाय लाइगेस की जॉइनिंग हो रही है, तो इसीलिए यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट डीएनए आ रहा है। फिर क्या हो रहा है, ट्रांसफरिंग द रिकॉम्बिनेंट। अब ट्रांसफरिंग द रिकॉम्बिनेंट तुम कैसे भी कर सकते हो, डीएनए से होस्ट करना चाहते हो ना, डीएनए से तुम होस्ट करने वाले हो, तो उसके लिए डायरेक्ट मेथड्स भी होते हैं, इनडायरेक्ट भी होते हैं। ये मैं कहूँगी जो भी तुम अपने सामने देख रहे हो, दिस इज डायरेक्ट मेथड, ये डायरेक्ट मेथड है, ठीक है। जो तुम अपने सामने देख रहे हो ये डायरेक्ट मेथड है, इनडायरेक्ट मैं दिखाती हूँ तुम्हें, ये इनडायरेक्ट मेथड्स है। जीन्स ट्रांसफर इन बैक्टीरियल सेल्स, ठीक है, जीन को क्या ट्रांसफर करते हैं बैक्टीरियल सेल्स में, यानी कि ट्रीटिंग देम विद स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डाइवेलेंट कटैन, जैसे कैल्शियम। कैल्शियम क्या करता है, डीएनए की एफिशिएंसी को बढ़ा देता है, क्या करता है, डीएनए की एफिशिएंसी को बढ़ा देता है, जिससे क्या होता है, उसके लिए रिकॉम्बिनेंट बनाना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है, ठीक है। फिर रिकॉम्बाइनिंग डीएनए बी देन फोर्स्ड इन सच अ सेल incubating the cells with the recombinant DNA in the eyes. टाइम मैनेजमेंट करते करते मेरा गला सुन के, recombining DNA can then be forced into such cells by incubating the cells of the recombinant DNA on eyes, यानी कि आइज पे रिकॉम्बिनेशन करने के लिए वो लोग क्या कर रहे हैं, इसको इंटरनल फोर्स दे रहे हैं, इंक्यूबेट करने के लिए इंटरनल फोर्स दे रहे हैं, ठीक है। ओके, नाउ जीन ट्रांसफर, जीन ट्रांसफर इन प्लांट सेल्स कैसे होता है, एक ही इंसान है जो इसको, इंसान नहीं मतलब मटेरियल है जो इसको कर सकता है, एगारोबैक्टीरियम ट्यूनिफिशियंस, ठीक है। ये एक पैथोजन है, इसका काम क्या है, ये सिंगल पीस ऑफ डीएनए को टीडीएनए बनाता है। इसका जनरल काम है नॉर्मल प्लांट से ट्यूमर कॉजिंग, मतलब ट्यूमरस प्लांट बना देगा जो क्या करेगा, पैथोजन कॉज करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे एगारोबैक्टीरियम ट्यूफिशियंस हमें क्या देता है, टीआई प्लाज्मिड देता है। टीआई प्लाज्मिड क्या करता है, ये क्लोनिंग वेक्टर है, ये होस्ट पे जाता है, क्या करता है, ये होस्ट पे जाता है। टीआई प्लाज्मिड के बारे में ज़्यादा मत जाओ, अगर एनसीईआरटी में कुछ लिखा हुआ है, क्योंकि देखो मेरे पास न्यू एनसीईआरटी नहीं है, मेरे पास एक्चुअली एनसीईआरटी ही नहीं है, मुझे जितनी भी रिसोर्सेज पता थी मैंने उससे नोट्स बनाई तुम्हारी। अगर अगर तुम्हें लगता है कि नए वाले एनसीईआरटी में टीआई प्लाज्मिड के बारे में एक्स्ट्रा लिखा हुआ है तो डू लेट मी नो इट, ठीक है, क्योंकि मैं नेक्स्ट टाइम जब एप्लीकेशंस का बारे में बताऊंगी तो मैं टीआई प्लाज्मिड को ऐड कर दूंगी यहाँ पे, ठीक है, मैं टीआई प्लाज्मिड को टोटली ऐड कर दूंगी इसमें। ओके ओके ओके। अब देखो जीन ट्रांसफर इन एनिमल्स, वो किसके लिए होता है, रेट्रोवायरस के लिए, पहले भी पढ़ा दिया। डिलीवर्स द डिजायरेबल जीन इनटू द एनिमल सेल, पहले भी बोल दिया था, है ना। अब देखो मैं यहाँ पे थोड़ा सा डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस के बारे में बता देती हूँ। डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस क्या होता है, सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स, किसी भी प्रोडक्ट्स को सेपरेट करने के लिए, यानी कि अगर हम लोग सिंपल एग्जांपल लें टंकी खाली करने का, तो वो सबसे बेस्ट एग्जांपल है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैं सेपरेशन तो कर ही रही हूँ, प्यूरिफिकेशन भी कर रही हूँ पूरे टैंक का, है ना। अब इस प्रोडक्ट्स को जो है ना, ये जो प्रोडक्ट है इट हैज़ टू गो प्रिजर्वेटिव एंड क्लिनिकल ट्रेट्स, दोनों ही करना पड़ेगा, एक तो प्रिजर्व करना पड़ेगा, दूसरा तो क्लिनिकल ट्रेट्स करना पड़ेगा। फिर क्या, स्ट्रिक्ट पेस्ट कंट्रोलिंग तो देना ही पड़ेगा, तब जाके ना डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस होगा, स्ट्रिक्ट पेस्ट कंट्रोलिंग हमें देना पड़ेगा, ठीक है। वी आर डन विद द चैप्टर, पर यहाँ पे एक और चीज़ एक्स्ट्रा है जो मुझे थोड़ी सी बतानी है। अब तुम बताओ कि ये रिकॉम्बिनेंट, हाँ, सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट विथ रिकॉम्बिनेंट सेल, ये है हमारे पास एक आखिरी मुद्दा जो हमारा बचा हुआ है। तो तुम बताओ क्या करूँ, रुको मैं एनसीईआरटी ढूंढ के लाती हूँ। मैं यही से बताती हूँ, ठीक है, मेरे पास अभी इस मोमेंट पे एनसीईआरटी नहीं है, इसलिए मैं यहाँ से बताती हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इसको, सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट
सिलेक्शन ऑफ द ट्रांसफॉर्मेंट विथ रिकॉम्बिनेंट सेल, इसमें क्या होता है, जनरली फर्स्ट प्रोसेस क्या होता है, सिलेक्शन बाय 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, या तो 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन से पहले हम लोग सिलेक्शन करते हैं। तो सिलेक्शन किससे, बाय 2 एंटीबायोटिक जीन। अगर बोर्ड लैग करे, बोर्ड लैग नहीं होगा शायद, पर फिर भी कभी कभी करता है, ठीक है। तो क्या होता है, पहला तो होता है लाइगेट डीएनए इन BAM-H1 साइड ऑफ टेट्रासाइक्लिक रेजिस्टेंट जीन, जो कि हमने पिछली बार देखा था, वही वो लोग लिख रहे हैं। इससे क्या होता है, लाइगेट डीएनए लाइगेशन से क्या होता है, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बनता है। क्या बनता है, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, जो लेस टेट्रासाइक्लिक रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है, लेस टेट्रासाइक्लिक रेजिस्टेंस होता है। यानी कि मैं लिख सकती हूँ लाइगेट करना है, कहाँ से, डीएनए टू BAM-H1, ठीक है, लाइगेट करना है डीएनए टू BAM-H1, ठीक है, ऑफ टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस साइट। और इससे मेरा क्या हो जाता है, इससे मुझे मिल जाता है रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। क्या मिलता है, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड मिल जाता है मेरे को, ठीक है, जो कि मुझे टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस पे मिल रहा है, यानी कि इंसर्शनल एक्टिवेशन। मैंने वहाँ पे लिख के रखा था इंसर्शनल एक्टिवेशन, मुझे लगा थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताना चाहिए, इसीलिए मैं बता रही हूँ, ठीक है, ओके। सेकंड क्या होता है, देखो सेकंड नहीं, ऐसे सेकंड नहीं लिखना है, इसके अंदर ही चल रहा है। हाँ? ये क्या होते हैं, ये दे आर कैन बी सिलेक्टेड आउट ऑफ नॉन रिकॉम्बिनेंट बाय प्लेटिंग द ट्रांसफॉर्मेंट्स। क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं नॉन रिकॉम्बिनेंट से, ठीक है, इसको नॉन रिकॉम्बिनेंट से निकाल सकते हैं बाय प्लेटिंग द ट्रांसफॉर्मेंट्स। ट्रांसफॉर्मेंट्स को बिठा के निकाल सकते हैं, जैसे कि एम्फिसिलिन कॉजिंग मटेरियल, रुको लिखती हुई है, ठीक है, देखो लिख दिया मैंने, सिलेक्टेड आउट फ्रॉम द नॉन रिकॉम्बिनेंट बाय प्लेटिंग द ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, ट्रांसफॉर्मर को प्लेट करके उसके नॉन रिकॉम्बिनेंट से भी मैं निकाल सकती हूँ। इसके लिए मैं क्या क्या कर सकती हूँ, एक तो मैं कर सकती हूँ कि मैंने कहा ना लैग कर रहा है, एम्फिसिलिन कंटेनिंग मीडियम, ये तो मैं यूज़ कर सकती हूँ, ठीक है। दूसरा मैं क्या कर सकती हूँ, देन मैं उसको टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम में डाल सकती हूँ। क्या कर सकती हूँ, टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम में डाल सकती हूँ। फिर मैं क्या कर सकती हूँ, मैं नॉन रिकॉम्बिनेंट जो है दैट ग्रोज इन बोथ मीडियम, यानी कि दो ही मीडियम में वो ग्रो कर सकता है, वो दो ही मीडियम में ग्रो कर सकते हैं। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ, कैन यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। क्या तुम्हें नहीं लगता है कि मैंने तुम्हें ये पहले ही बोल दिया है, मैंने पहले ही बोल दिया है, मैंने पहले ही बोल दिया है, कहाँ बोल दिया है, सिलेक्टेबल मार्कर में। नॉन रिकॉम्बिनेंट दो ही मीडियम पे ग्रो करता है, पर जो रिकॉम्बिनेंट है, अरे यार, गुड नोट्स का जो ऐप है ना, ये बहुत ज़्यादा कभी कभी हैंग खाता है जब हम लोग एंड्रॉयड टैबलेट्स पे यूज़ करते हैं, तब वो बहुत ज़्यादा हैंग खाता है। तो मैं एक चीज़ तुम्हें यहाँ पे दिखा देती हूँ, रुको, देखो ये चीज़ अच्छे से देखो, जो नॉन रिकॉम्बिनेंट्स है ये हमेशा दो ही मीडियम पे ग्रो करते हैं, और जो रिकॉम्बिनेंट है वो बस एक ही मीडियम पे ग्रो करता है। दिस इज़ द होल पॉलिसी ऑफ सिलेक्टेबल मार्कर। ये पूरा सिलेक्टेबल मार्कर का पॉलिसी मैंने तुम्हें कहा, जो सिलेक्टेबल मार्कर पे होता है मैंने वही कहा तुम्हें, शायद मैंने नोट्स में इतनी डिटेल में तो तुम्हें मेंशन नहीं की थी, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे दिखा दिया। दूसरी चीज़ जो मुझे यहाँ पे बोलनी थी वो है सिलेक्शन ऑफ 1 लाख ZS जीन एंड 1 एंटीबायोटिक जीन, यानी कि यहाँ पे क्या हो सकता है, रुको मैं पहले तुम्हें रीडिंग पढ़ के बताती हूँ। ऑल्टरनेटिव सिलेक्टेबल मार्कर
differentiates recombinants from the non-recombinants on the basis of their ability to produce the color in the presence of chromogenic rDNA inserted into the coding sequence. Insertional inactivation, presence of the chromogenic substance gives blue color colonies. ये मैंने तो बताया नहीं है, पर ये बताऊंगी तो समझ में आएगा. देखो, एक तो है मेरा जीन, ठीक है, और दूसरा है मेरा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस. ठीक है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस. अब इनके अंदर ना, सोचो तुम कोई कलर इनपुट करते हो. इफ़ यू आर इनपुटिंग एनी कलर, अगर तुम कोई भी कलर इनपुट करते हो, सोचो तुमने कोई भी एक कलर इनपुट किया, अगर इनमें से कोई वाइट कलर दे दे और इनमें से अगर कोई ब्लू कलर दे दे, तो ब्लू कलर वाले को वैलिड पकड़ा जाएगा, वाइट कलर वाले को वैलिड नहीं पकड़ा जाएगा. वो दोनों मीडियम पे ग्रो तो कर सकते हैं, पर ये एक मीडियम पे ग्रो करेगा, है ना, ये एक मीडियम पे ग्रो करेगा. ये लोग क्या बोल रहे हैं मैं वो भी सुनाती हूँ. ये लोग बोल रहे हैं डिफरेंशिएट रिकॉम्बिनेंट्स एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट. रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट डिफरेंशिएट हो रहा है. ठीक है, वाइट जिसके पास है वो नॉन रिकॉम्बिनेंट है, जो भी वाइट, जिसको भी वाइट मिलेगा वो नॉन रिकॉम्बिनेंट है, और ब्लू जिसके पास है वो रिकॉम्बिनेंट है. ठीक है, ब्लू जिसके पास है वो क्या है, रिकॉम्बिनेंट है. ठीक है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ द एबिलिटी टू प्रोड्यूस कलर, मैंने कहा कलर प्रोड्यूस करने के लिए, कलर प्रोड्यूस करने के लिए, ये देखो कलर प्रोड्यूस करने के लिए, ये कलर प्रोड्यूस करने के लिए कहा जाता है. ठीक है, एंड देयर कोडिंग सीक्वेंस इंसर्शनल एक्टिवेशन के ऊपर ही रहेगा. प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सब्सटेंस गिव्स ब्लू कलर करने. जिनके पास क्रोमोजेनिक सब्सटेंस है, इसके पास क्या है, क्रोमोजेनिक सब्सटेंस है, तो ये क्या देगा, ये ब्लू कलर देगा. ठीक है, ये ब्लू कलर देगा, ये क्या करेगा, ब्लू कलर देगा तुम्हें. ठीक है, और अगर एब्सेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सब्सटेंस हो गया तो इसका मतलब वहाँ पे क्या हो जाएगा, इनएक्टिवेशन ऑफ बीटा गैलेक्टोज. इनएक्टिवेशन ऑफ बीटा गैलेक्टोज यानी कि कलरलेस हो जाएगा. ठीक है, वो बाद में जाके क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा. जिसके पास कलर है वो तो क्रोमोजेनिक सब्सटेंस बना रहा है, जिसके पास नहीं है वो क्या कर रहा है, बीटा गैलेक्टोज बना रहा है, जो उसको कलरलेस बना दे रहा है. ठीक है, ये भी कर लिया हम लोगों ने. ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट्स, क्या क्या ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट्स, ये भी थोड़ा बता देती हूँ. हैविंग क्लोन जीन ऑफ इंटरेस्ट, पहला है कि मेरे पास कोई भी जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जो जीन मेरे इंटरेस्ट में है वो है. ऑप्टिमल कंडीशन टू इंट्रोड्यूस द एक्सपेक्टेशन ऑफ द टारगेट प्रोटीन, जिसको टारगेट करना है उसको ऑप्टिमल टेम्परेचर पे रख दिया, फिर क्या हुआ, उसका लार्ज स्केल प्रोडक्शन हो गया. क्या हुआ, लार्ज स्केल प्रोडक्शन हो गया उसका. ठीक है, ये बताना था. और क्या है, और भी थोड़ा सा देख लेती हूँ. कंटिन्यूस कल्चर सिस्टम यूज इन द मीडियम ड्रेन्ड आउट ऑफ वन एंड फ्रेश एडेड टू द अनदर एंड, ये भी थोड़ा बता देते हैं, ये भी बता देते हैं. इसने भी क्या गलती कर दी, इसकी तो कोई गलती नहीं है, ये भी बता देते हैं. कल्चरल एंड्स, ठीक है, कल्चरल एंड्स क्या होता है, यूज्ड इन द मीडियम ड्रेन्ड आउट ऑफ फ्रॉम वन एंड फ्रेश एडेड टू द अनदर. फिर क्या होता है, इन बिटवीन सेल्स मेंटेन देयर फिजियोलॉजिकली मोस्ट एक्टिव लॉग एंड एक्सपोनेंशियल पोटेंशियल. ऐसा लग रहा है जैसे मैथ्स कर रहे हैं. इन दिस मेथड्स प्रोड्यूसेस लार्ज बायोमास, बहुत ज़्यादा बायोमास प्रोड्यूस होता है. ठीक है, तो जनरली यहाँ पे क्या होता है, मीडियम्स को क्या किया जाता है, मीडियम्स आर ड्रेन्ड आउट, ड्रेन्ड किया जाता है. ठीक है, मीडियम ड्रेनिंग की वजह से क्या होता है, फिजियोलॉजिकली मोस्ट एक्टिव लॉग्स निकल के आते हैं. ठीक है, उससे क्या होता है, उससे होता है प्रोड्यूस ऑफ लार्ज बायोमास, प्रोड्यूस ऑफ लार्ज बायोमास जो हाई यील्डिंग देता है. क्या देता है, हाई यील्डिंग देता है. ठीक है, इससे एक्चुअली क्या हो गया, इससे हो गया कि बायो रिएक्टर्स यूज़ हो गए, इससे बायो रिएक्टर यूज़ हो गए. ठीक है, इससे बायो रिएक्टर्स यूज़ हो गए. वेसल, जिस वेसल में रखा जाता है रॉ मटेरियल को, वो क्या होता है, जनरली प्रोडक्ट्स एंड एंजाइम्स के कन्वर्शन के लिए यूज़ होता है. ठीक है, फिर क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, यूजिंग माइक्रोबियल प्लांट्स एंड एनिमल्स और ह्यूमन सेल्स प्रोवाइड्स ऑप्टिमल कंडीशन. यस, ऑप्टिमल कंडीशन देता है. ये क्या करता है, ऑप्टिमल कंडीशन देता है. ठीक है,
ऑप्टिमल कंडीशन देता है कि टेम्परेचर, पीएच, सब्सटेंस, सॉल्ट, विटामिन, ऑक्सीजन, ये सब कुछ टू फैसिलिटेट द मिक्सिंग। मिक्सिंग को फैसिलिटेट करने के लिए वो ऑप्टिमल टेम्परेचर देता है। ठीक है, अगर मैं स्टर्ड टैंक के बारे में बात करूँ, जो है अभी शायद न्यू एनसीईआरटी में भी आ गया है, पहले भी था, तो इसका क्या होता है, पहले तो ये फैसिलिटेट करता है मिक्सिंग को। ध्यान से सुनना, ये पार्ट मेरा मिस हो गया था, इसीलिए मेरे को लैपटॉप से करवाना पड़ रहा है, इसी के लिए इतना वेट करना पड़ा। ये क्या करता है, फैसिलिटेट करता है, मिक्सिंग को फैसिलिटेट करते हैं। ये टैंक्स क्या करते हैं, ये मिक्सिंग को फैसिलिटेट करते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या होता है, O2 अवेलेबिलिटी थ्रू आउट द बायोरिएक्टर। क्या होता है, O2 अवेलेबल होता है, ठीक है, थ्रू आउट बायोरिएक्टर। O2 इज अवेलेबल थ्रू आउट बायोरिएक्टर। ठीक है, इसी के लिए इसको फैसिलिटेट मिक्सिंग एंड O2 अवेलेबल थ्रू आउट बायोरिएक्टर्स बोला जाता है। क्या तुम ये वाला पार्ट थोड़ा सा पढ़ना चाहोगे एनसीईआरटी से? वेट, लेट मी सी। ये तो एनसीईआरटी नहीं है, पर यहाँ पे एनसीईआरटी की लैंग्वेज शायद से मिल जाएगी मुझे। थोड़ा सा देख लेती हूँ मैं। हाँ चलो, ये वाला पार्ट थोड़ा सा सुना देती हूँ तुम्हें। स्मॉल वॉल्यूम कल्चर्स कैन नॉट यील्ड एप्रिशिएबल क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। कल्चर अगर छोटा हो तो ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्ट्स नहीं बन सकते हैं। टू प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटी प्रोडक्ट, बायोरिएक्टर्स को बनाया गया है, वेयर लार्ज वॉल्यूम्स एटलीस्ट 100,000 लीटर्स ऑफ कल्चर कैन बी प्रोसेस्ड वाज रिक्वायर्ड। बायोरिएक्टर्स को बनाया गया था ताकि 100 से 1000 लीटर का यील्डिंग हो सके। ठीक है, हाई यील्डिंग हो सके। ठीक है, दिस बायोरिएक्टर्स कैन बी थॉट एज द वेसल in which raw materials are biologically converted into several products। यानी कि ये क्या है, ये एक वेसल है। ये क्या है, ये बायोरिएक्टर क्या है, ये बायोरिएक्टर्स क्या है, ये एक वेसल है जो क्या करते हैं, सेवरल बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स बनाते हैं। क्या करते हैं, सेवरल बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स बनाते हैं। ठीक है, ओके। Bioreactors can be thought as a vessel, okay, पढ़ लिया। A bioreactor provides the optimal condition for achieving the desired products by providing optimum growth condition। यानी कि सिर्फ ऑप्टिमल टेम्परेचर ही नहीं रहता, और क्या रहता है, ऑप्टिमल ग्रोथ कंडीशन। ठीक है, ऑप्टिमल ग्रोथ कंडीशन भी रहती है। ऑप्टिमल टेम्परेचर तो रहता ही है, ऑप्टिमल ग्रोथ कंडीशन भी रहती है। With this, we are actually done with our chapter. We are done with our chapter. हम लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस के बारे में पूरा कंप्लीट कर लिया है। सबसे मेजर पार्ट्स जो थे, जैसे कि एग्रोस जेल, पीसीआर, दीज आर द थिंग्स आई हैव टोटली कंप्लीटेड। जो थोड़े से छोटे छोटे पार्ट्स थे, उसमें थोड़ा सा सिलेबस के मुताबिक मैं थोड़ा सा स्लो गई, या अगर मुझसे कोई भी पार्ट मिस हो गया है, आई एम नॉट श्योर, एनसीईआरटी नहीं है मेरे पास, इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ। अगर तुम्हें लगे कि कोई भी पार्ट ऐसा मिस हो गया है और मैम को बताना ज़रूरी है, तो मेरे को डीएम करो या तो कमेंट्स में बताओ। मैं कमेंट्स हमेशा चेक करती हूँ, मेरा कमेंट्स खुला रहता है। सो यू हैव टू से मी, यू शुड से मी, सो दैट आई कम टू नो दैट क्या क्या मैंने वहाँ पे गलती की है। ओके, आई हैव टू नो। ठीक है, अगर तुम्हें वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, बिल्कुल मत भूलना। और ये पूरा जो चैप्टर है, मैंने जो भी तुम्हें समझाया, हाँ, ये जो पूरा चैप्टर है मैंने तुम्हें जो भी समझाया, पूरा जो चैप्टर है, ये तुम्हें टोटली कहाँ मिल जाएगा, ये तुम्हें मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम पे। और टेलीग्राम किधर है, टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सो थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। वी विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट वीडियो।